इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करारोपण के लाभ सिद्धांत बेनिफिट थ्योरी ऑफ टैक्सेशन पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि जब से राज्यों या राज्य की क्रियाओं का प्रादुर्भाव हुआ है तब से वो उनको जनता के हित में कई सारे कार्य करने होते हैं। ये अलग बात है कि देशकाल परिस्थितियों के अनुरूप सरकारी क्रियाओं में तेज़ी से विस्तार हुआ और उस विस्तार के फलस्वरूप जो करारोपण या व्यय के प्रति अर्थशास्त्रियों और सरकारों की सोच है उसमें परिवर्तन हुआ है। ये थियरी बेनिफिट थियरी एक तरह से करारोपण के प्रारंभिक सिद्धांतों में से है और इसका विकास उस स्थिति में हुआ जब साम्राज्यवादी शासन हुआ करते थे, जब एक तरह से पूंजीवाद का जोर था और जब एडम स्मिथ की अगर हम बात करें वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी गई और जिसमें धन को कमाने पर ज़्यादा जोर दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में सरकारी क्रियाओं का जो क्षेत्र था वो बहुत सीमित था और उस दृष्टि से अगर हम देखें तो जो प्रारंभिक क्रियाएं हैं, जनता के जान माल की रक्षा करना, कानून व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था, बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा, ये प्रारंभिक काम था। और अगर ये कार्य सरकार न करे तो हम जानते हैं कि ये कार्य व्यक्तिगत क्षेत्र में संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जनता सरकार से ये मांग करेगी, सरकार से अपेक्षा करेगी कि वो इन सुविधाओं को उपलब्ध कराए और उसके बदले में जो खर्च आए, लागत आए, उस लागत को वहन करने के लिए जनता अपने को तैयार रखे या वो ये प्रस्ताव रखे कि हम इस खर्चे को वहन करने के लिए आपको करों के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराएंगे। तो उन स्थितियों में एक तरह से कहा गया कि सरकार और जनता के मध्य एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन विकसित हुआ, एक विनिमय का रिलेशन विकसित हुआ जिसमें जनता ने ही एक तरह से सरकारों पर ये दबाव डाला कि सरकारें इस तरह के कार्य करें, क्योंकि जब तक ये कार्य सरकारें करेंगी नहीं और जब तक देश में सुरक्षा, शांति और नागरिक स्वतंत्रता ये सब स्थितियां नहीं रहेंगी, वैसी स्थिति में आर्थिक क्रियाएं सही ढंग से संचालित नहीं हो सकती। तो एक तरह से ये सरकार का प्रारंभिक कार्य था और इन कार्यों के लिए निश्चित है कि धन या राजस्व की व्यवस्था प्रजा के माध्यम से ही होनी है। तो इस सिद्धांत की मान्यता या सिद्धांत की स्वीकार्यता एडम स्मिथ से बहुत पहले से है और ये सिद्धांत एक तरह से हम देखें तो प्राचीनतम सिद्धांत है करारोपण का। तो वैसी स्थिति में तब से लेकर अब तक जो सामाजिक राजनैतिक चेतना डेवलप हुई और हमने देखा है कि जिस प्रकार से समाजवाद का उदय हुआ और जिस तरह से पूंजीवादी व्यवस्थाओं में उदारवादी विचारधाराएं विकसित हुईं और जिस तरह से कल्याणवादी अर्थशास्त्र का जन्म हुआ, वैसी स्थिति में सरकार की क्रियाओं में और तेज़ी से विस्तार हुआ और करारोपण की नीति जहाँ तक हम अभी देख रहे थे कि बेनिफिट थियरी ये कहती है कि सरकारी क्रियाओं से क्योंकि जनता को लाभ मिलता है और जब उनको लाभ मिलता है तो उस लाभ के बदले में इन सरकारी क्रियाओं पर जो लागत आती है वो देना चाहिए और यही लाभ सिद्धांत है। एडम स्मिथ भी कहते थे कि जनता या किसी राज्य की प्रजा सरकारी क्रियाओं से या सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं जो सरकारें उपलब्ध कराती हैं उनसे लाभ मिलता है
और सरकार की छत्रछाया में, उनकी सुरक्षा में वो आय अर्जित करते हैं। और मान्यता ये मानी जाती है कि जो जितनी ही सरकारी सुविधाओं का उपयोग करता है वो उतनी ही आय सृजित करता है। और इस रूप में एडम स्मिथ कहते थे कि जनता को जो आय वो अर्जित करती है उस अनुपात में सरकारी ट्रेजरी में या कोषागार में करों के रूप में भुगतान करना चाहिए। और जाहिर है कि यहाँ पर आय को एक तरह से लाभ से संबंधित या दोनों के बीच धनात्मक संबंध के रूप में देखा जा रहा है। और तो इस रूप में मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वेल्थ ऑफ नेशंस और उसके बहुत पहले से भी, और यद्यपि क्योंकि सरकार के कई सारे कार्य कल्याणकारी होते हैं और उन कल्याणकारी कार्यों का ऐसे लोगों को लाभ मिलता है जिनमें कर देने की क्षमता न हो, या अगर उनसे कर वसूला जाए तो शायद ये अनुचित हो, अन्यायपूर्ण हो। तो वो भावना भी एडम स्मिथ स्वीकार करते थे और अपने पुस्तक में उन्होंने उधर भी ध्यान दिया कि ऐसे कई कार्य हो सकते हैं जहाँ पर इसकी वसूली लाभ के आधार पर नहीं की जा सकती, या इसी दृष्टि से कर लगाते समय एक न्यूनतम सीमा तक कर से छूट दी जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि न्याय की भावना करारोपण में सम्मिलित नहीं थी, लेकिन उन दिनों में बेनिफिट थ्योरी पर ज़्यादा जोर दिया गया था कि लाभ के आधार पर जो सरकारी सेवाओं की लागत है वो वसूली जानी चाहिए और ऐसा करना उचित होगा। यहाँ पर हम ध्यान ये दिलाना चाह रहे हैं कि जो लाभ है उसका गणना करना बड़ा कठिन है। एक तो ये वैयक्तिक है, सब्जेक्टिव मैटर है, जो महसूस किया जाता है। मुद्रा की इकाइयों में व्यक्त करने में अनेकों तरह की दिक्कतें हैं। और दूसरी ओर क्योंकि करारोपण जनता पर लगता है और जनता की जो सोच है या जनता को जो लाभ मिलते हैं उनकी अंतर वैयक्तिक तुलना करना थोड़ा कठिन होता है। ये मान लेना कि जैसा एक व्यक्ति महसूस करता है वैसे सभी महसूस करते हैं, ऐसा भी लगता उचित नहीं होगा, क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं और उन परिस्थितियों में वो जिस सामाजिक परिवेश में रहता है, जिस तरह की आर्थिक परिवेश में रहता है, उन सब का अलग अलग तरह का प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में एक तरह से कहा जाता है, अगर हम अन्य आर्थिक तमाम कारणों को छोड़ भी दें तो हम कह सकते हैं कि लाभ के आधार पर जो कर लगेगा उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लाभ का अनुगणन कैसे किया जाए और कैसे ये संभव हो कि हर आदमी व्यक्ति करदाता लाभ के आधार पर कर दे और वो कर की राशि सरकार की लागत को पूरी कर दे। और जब ऐसा हो तो जनता पर कोई इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो ये सारी दिक्कतें लाभ सिद्धांत में हैं और इस सिद्धांत में सुधार लाने की प्रक्रिया में 19वीं सदी के अंतिम चरणों में कई अर्थशास्त्रियों ने पहल की और ये देखने का प्रयास किया कि कहीं जिस प्रकार से सार्वजनिक निजी वस्तुओं के मूल्य बाजार व्यवस्था में निर्धारित किए जाते हैं, अगर उसी तरह की व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी सेवाओं के मूल्य या सार्वजनिक वस्तुओं या सामाजिक वस्तुओं के मूल्य भी निर्धारित हो सकें तो जिस तरह से साधनों का आवंटन और अनुकूलतम होता है और क्रेता और विक्रेताओं के लाभ अधिकतम होने की स्थितियां निजी क्षेत्र में बाजार व्यवस्था या मूल्य यंत्र के माध्यम से होती हैं, वैसा सार्वजनिक क्षेत्र में भी किया जा सकता है। और इस क्रम में कई अर्थशास्त्रियों के नाम का उल्लेख किया जा सकता है। पेंटालियोनी, मजोला, सैक्स, डीवीटी डी मार्को, नट बिक्सेल, ये प्रमुख अर्थशास्त्री थे जिन्होंने ये कहा कि सार्वजनिक जो वस्तुएं हैं उनके मूल्य भी उसी तरह से निर्धारित किए जाएं जिस तरह से निजी व्यवस्था के अंतर्गत, निजी वस्तुओं के अंतर्गत बाजार की व्यवस्था में जो क्रेता होते हैं वे अपने मांग अनुसूची को व्यक्त करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वो ये बताते हैं कि अगर
इतनी वस्तु हमें चाहिए तो हम उसके लिए इतना मूल्य देने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह की अधिमानता या प्रेफरेंसेज को वो व्यक्त करते हैं जैसे निजी वस्तुओं के संदर्भ में, उसी तरह से सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में वो व्यक्त कर सकते हैं और उनके आधार पर सार्वजनिक वस्तुओं के मूल्य या करों की मात्रा विभिन्न व्यक्तियों पर निर्धारित की जा सकती है और एक ऐसी स्थिति प्राप्त की जा सकती है जिसमें जनता पर करों का बंटवारा इस प्रकार से हो कि वो उनको लाभों के आधार पर हो और उनको यदि हम लाभ के आधार पर उन पर करारोपण करके जो राशि प्राप्त करें वो सरकार की कुल लागत के बराबर हो जाए। और अगर ऐसा हो तो ये एक तरह से दोनों पक्षों के लिए, राज्य के लिए भी और जनता के लिए भी बेहतर या अनुकूलतम स्थिति होगी। तो इस दिशा में इन लोगों ने प्रयास किया और उसका सबसे जो कहा जा सकता है बेहतर रूप प्रस्तुत किया एरिक लिंडल ने। और इस जो कंसेप्ट है एरिक लिंडल का, उसे हम कह रहे हैं वॉलंटरी एक्सचेंज अप्रोच, ऐच्छिक विनिमय प्रत्यागम। और हम इसी की चर्चा कर रहे हैं और बेनिफिट थ्योरी पर और जो बातें हैं वो आगे पीछे पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य जोर आज हमारा इस अप्रोच पर है कि किस प्रकार से इन्होंने बेनिफिट थ्योरी को इस रूप में प्रस्तुत किया कि इसका क्रियान्वयन किया जा सकता हो या संभव हो। तो ये एक तरह से उस जो हमारी बहुत ही प्राचीन सिद्धांत है करारोपण का, उसको उन्होंने एक आधुनिक रूप देने का प्रयास किया। तो इसमें यही माना जा रहा है कि व्यक्ति जो है या करदाता जिसको हम कह सकते हैं, ये व्यक्ति सामाजिक वस्तुओं के संदर्भ में अपने अधिमान को, प्रेफरेंस को व्यक्त कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे वो निजी वस्तुओं के संदर्भ में करता है। कहने का तात्पर्य है कि वो ये बताएगा कि अगर सरकारी सेवाएं मुझे इतनी प्राप्त हों तो उनके लिए मैं इतना मूल्य देने के लिए तैयार हूँ। और जब सरकारी सेवाएं कम उसको दी जाएंगी या तो जाहिर है कि मूल्य उस समय कम होंगे, ज़्यादा होंगे। और जैसे जैसे सरकारी सेवाओं की मात्रा बढ़ेगी, या इस रूप में कह लीजिए कि जैसे जैसे सार्वजनिक वस्तुओं के मूल्य अगर कम हों तो वो उनकी मांग ज़्यादा करेगा, वैसे ही जैसे निजी क्षेत्र में होता है। तो इस चीज़ को अगर हम मान लें कि वो अपनी प्रेफरेंस को सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में व्यक्त कर सकता है, तो उनके संदर्भ में मांग शेड्यूल या मांग के जो मूल्य और मांग के संबंध है सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में किसी व्यक्ति के संदर्भ में वो प्राप्त किए जा सकते हैं। और अगर प्राप्त किए जा सकते हैं तो उनको चित्रित भी किया जा सकता है। यहाँ पर और बिक्सल ने माना सरलता के लिए, क्योंकि चित्र बनाना है और सबसे सरलतम रूप में तभी कैसे हो सकता है उसको उन्होंने सुलझाने का प्रयास किया। और उन्होंने ये मान लिया कि मान लीजिए सरकार एक केवल सामाजिक वस्तु का उत्पादन करती है और उपभोग करने वाले केवल दो ही व्यक्ति हैं समाज में, ए और बी, दो व्यक्ति हैं। इसका मतलब है जो वस्तु निर्मित होगी उस वस्तु का दोनों व्यक्ति उपभोग करेंगे। ए कर लेगा तो जितनी बचेगी वो बी करेगा, मतलब दोनों में बंटवारा होगा और दोनों इस वस्तु के लिए मूल्य का प्रस्ताव रखेंगे कि अगर इतना मूल्य होगा तो हम इतनी ले लेंगे, इतना मूल्य होगा तो इतनी ले लेंगे। और इस तरह से दोनों के मांग वक्र खींचे जा सकते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में आप आएँ तो एक चित्र जो इसको सरलतम रूप में समझाने के लिए लिंडल ने उपयोग किया, वो चित्र आपके समक्ष यहाँ है, उन्हीं की पुस्तक का ये चित्र है। और इसमें उन्होंने एक ऐसा चित्र बनाया जो सामान्यतः हम लोग नहीं पढ़ते हैं और इसको बॉक्स डायग्राम कहा जाता है। इसमें हम इसके चारों अक्षों का उपयोग करते हैं। सामान्यतः हम 2 डायमेंशनल डायग्राम बनाते आए हैं जिसमें हम केवल 2 अक्षों का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर चारों अक्षों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ध्यान से देखें, मान लीजिए ये पहला अक्ष है ऐसे और ऐसे,
तो इस अक्ष पर क्वांटिटी ऑफ सोशल गुड्स दिखाई गई है, सार्वजनिक वस्तुओं की मात्रा दिखाई गई है। और इस अक्ष पर ए व्यक्ति का इस सामाजिक वस्तु के उत्पादन में जो लागत लगी है उसका कितना हिस्सा वो देने के लिए तैयार है वो दिखाया गया है। तो अंशदान है वो, अर्थात जब वस्तु उपलब्ध कराई जाएगी तो ए व्यक्ति इस वस्तु की जो लागत लगी है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा उसके मूल्य के रूप में देने के लिए तैयार है। तो वो मूल्य, वस्तु की जो मूल्य है उसके लागत के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। जैसे हम कहेंगे 25%, तो इसका मतलब है जितनी लागत लगी है उसका 25% ये देने के लिए तैयार है। कितनी मात्रा पर बताएगा कि इतनी मात्रा अगर हमको मिले तो हम 25% देंगे, इतनी मात्रा मिले तो हम 50% देंगे, इतनी मात्रा मिले तो हम 100% देंगे। कहने का मतलब जितनी लागत लगी है उतना मूल्य हम दे देंगे बशर्ते, लेकिन हम इतने खरीदेंगे। उस स्थिति में जानते हैं हम कि ज़्यादा मूल्य देना होगा तो मांग कम करेगा, कम मूल्य हो जाएगा तो मांग ज़्यादा करेगा। तो ऐसे स्थिति में इस चित्र में जैसे हमने कहा कि इस पर सामाजिक वस्तु की मांग है और इस पर ए का अंश है जो वो मूल्य के रूप में देगा, और जो दोगा वही कर है। इस नाते लिखा हुआ है एज शेयर इन टैक्स, कर की राशि में उसका कितना योगदान है अंश के रूप में। कुल कर राशि का कुल कर उतना होगा जितनी लागत है उस वस्तु की सरकार द्वारा लगी है, और उसमें से ए व्यक्ति कितना देगा वो है। और तय ये करना है कि कितनी वस्तु का उत्पादन किया जाए, उसमें से कितना ए खरीदे और कितना बी खरीदे, और सरकार की लागत भी पूरी हो जाए। तो वैसी स्थिति अगर हम निकाल ले जाएं तो हल निकल जाएगा। तो इस तरह से ये दिखाया गया। अब इस अक्ष पर तो क्वांटिटी ऑफ सोशल गुड्स दिखाई गई है। तो हम आपको बता दें ए वाले वक्र को दिखा दें पहले। देखिए ए का जो मांग वक्र है इस सामाजिक वस्तु के संदर्भ में वो है A1, ये वाला वक्र सामान्य मांग की वक्र की तरह हमको दिखता है, और जिसका अर्थ इस चित्र में है क्योंकि सामान्य जो मांग के वक्र होते हैं इस पर मूल्य दिखाया होता है, इस पर क्या है प्रतिशत दिखाया गया, मूल्य का प्रतिशत, कुल लागत का प्रतिशत। कुल जब हम कहते हैं 100%, इसका मतलब जितनी लागत लगी है उतना मूल्य है। अगर उससे कम है तो मूल्य उससे कम है, 75% है, 50% है, और 0 तक हम हैं, 0 से 100 तक ले गए हैं उसको। तो एक ऐसी स्थिति भी होगी जब ए व्यक्ति को सरकारी सेवाओं की आवश्यकता है और उसने कहा कि कम से कम हमको इतना तो चाहिए, और इतना चाहिए, अगर इतना हमको मिल जाए तो हम पूरी लागत वहन कर लेंगे। तो वैसी स्थिति में ये बिंदु ए है जिस पर ये ए से बिंदु से अगर आप सीधे यहाँ आएंगे तो कहने का मतलब है सार्वजनिक वस्तुओं की OR मात्रा को ए व्यक्ति खरीदने के लिए तैयार है, और उसके लिए उसकी लागत का 100%, 100% जितनी लागत लगी उतना मूल्य देने के लिए तैयार है, लेकिन वो इतनी ही वस्तु खरीदेगा OR। लेकिन अगर मूल्य गिर जाए, जैसे हम कह रहे हैं कि अगर 75% हो जाए, तब वो इसकी मात्रा से थोड़ा और आगे बढ़ेगा। इस वक्र पर जब हम आएंगे, जैसे अगर 75 आप ले जाते तो यहाँ जाएगा और चित्र पर जो दूरी आएगी वहाँ पर वो खरीदेगा। जैसे हम अगर इस जे बिंदु पर हों तो जे बिंदु पर जो उत्पादन की मात्रा है वस्तु की है OF, और इस मात्रा पर अगर इस ए वक्र से हम देखेंगे तो जे से लेके F तक मूल्य देने के लिए ए व्यक्ति तैयार है। और जाहिर है कि जे से F तक 100% नहीं है, उससे नीचे है, और हमको प्रतिशत बताने की नहीं ज़रूरत है। हम ये कह सकते हैं कि ए जब OR मांग करता उसके लिए पूरा मूल्य देने के लिए तैयार है, लेकिन उससे ज़्यादा मांगने पर मूल्य वो कम करेगा। और इसी प्रकार अगर इस स्तर पर हम आ जाएं, OH उत्पादन के लिए या OH मांग तब करेगा जब मूल्य H से लेके M तक होंगे, इसमें F से लेके J तक होंगे, ई बिंदु पर D से लेके E तक होंगे। तो ये मांग वक्र ए का है जो सार्वजनिक सेवाओं के विभिन्न वस्तु की मांग के विभिन्न मात्राओं के लिए अलग अलग मूल्य देने के लिए तैयार होगा। और ये मांग वक्र ऊपर से नीचे गिर रहा है, जो बता रहा है कि जैसे जैसे मूल्य गिरेंगे वैसे वैसे वो मांग बढ़ा देगा। बी
व्यक्ति का मांग वक्र यहाँ से शुरू होता ऊपर से, तो शून्य यहाँ है बी के लिए, यहाँ पर है ये बीज शेयर हैं, ये बीज शेयर इन टैक्स प्रतिशत में। तो जैसे ये ए का शेयर प्रतिशत में है वैसे बी का शेयर प्रतिशत में है, और ये ऊपर से शुरू होगा और ये मात्रा यहीं से काम चल जाएगी और ये यहाँ से शुरू होगा। और ऐसे स्थिति में ये बी का जो मांग वक्र है वो B1 है, ये वाला वक्र है। और अब की बार ऊपर से मांग मात्रा या अंशदान देखा जाएगा, क्योंकि बी का शून्य यहाँ से शुरू होगा, ए का शून्य यहाँ से शुरू होगा। तो ऐसे स्थिति में अगर ये वक्र देखिए यहाँ अगर आता है बी बिंदु पर, जब सार्वजनिक सेवाओं की मात्रा है OB, तो इसका मतलब है कि ये इतनी मात्रा के लिए ऊपर से लेके ये उसकी जोड़ी जाएगी, ये 100% मूल्य देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर इससे कम और मात्रा बढ़ाई जाए तो देखिए R मात्रा पर, OR मात्रा पर वो P से लेके A तक देने को तैयार है, इस F मात्रा पर K से लेके E देने के लिए तैयार है। B का अंशदान इस B वक्र के मांग वक्र पर है और इस वक्र के ऊपर है, क्योंकि शून्य उसका यहाँ है। तो हम यहीं से गिनेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 100% होगा, यहाँ तक AP होगा, यहाँ तक EK होगा, यहाँ से EE होगा, CE, और यहाँ से GL। ये उस मूल्य को प्रदर्शित करता है जो सार्वजनिक वस्तुओं के विभिन्न मात्राओं के लिए B देने के लिए तैयार है। तो B वक्र पर इस वक्र के ऊपर का हिस्सा उस मूल्य को दिखाता है जो वो देने के लिए तैयार है, और A1 मांग वक्र पर नीचे का हिस्सा वो मूल्य है जो A देने के लिए तैयार है। और ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो, और अगर कल्पना करें कि मान लीजिए उत्पादक OR, अगर सरकार OR वस्तु का उत्पादन करे, ये उत्पादन है सरकारी वस्तु का, ऐसी स्थिति में आप देखें इसके लिए A व्यक्ति कितना मूल्य देने के लिए तैयार है। तो इस A वाले मांग वक्र पर, इस A वाले मांग वक्र पर हम देखेंगे, हमने देख लिया है कि वो 100% देने के लिए तैयार है। इसके आगे बढ़ रहे हैं OR F, ये जो O से लेके F तक है, इस पर A व्यक्ति जो देने के लिए तैयार है वो है E से लेके K तक, J से लेके F तक। A व्यक्ति का मूल्य है A से लेके, O से लेके F से लेके J तक, अर्थात JF या FJ, नीचे से पढ़ लेते हैं। और B व्यक्ति कितना मूल्य देने के लिए तैयार है? इस मात्रा पर इस बिंदु के ऊपर का हिस्सा है EK, ये B व्यक्ति देने के लिए तैयार है। दोनों कितना देने के लिए तैयार हैं? अगर आप जोड़ेंगे देखिए, F से लेके J तक तो A ने दे दिया, और अगर इतना कोई और दे दे तो 100% हो जाएगा। लेकिन B जो है E से लेके K तक दे रहा है, इसका मतलब है J की राशि कुल लागत से ज़्यादा हो जा रही है। ऐसी स्थिति में ये राशि होगी FJ, मतलब दोनों जुड़ा हुआ है, और दोनों जुड़ेगा का मतलब है कि वो हो जाएगी टोटल कास्ट प्लस, ये मतलब ये टोटल कास्ट हो जाएगी जितनी है, और उसमें प्लस कितना, इतना और हो जाएगा J के, अर्थात सरकार को जो राशि मिलेगी वो उसकी लागत से J की मात्रा ज़्यादा होगी। ऐसी स्थिति में सरकार ये सोचेगी कि अभी तो वो लाभ में है, तो जनता के हित में थोड़ा और उत्पादन बढ़ाए सार्वजनिक वस्तु का, क्योंकि जितना वो लागत लगा रही है उससे तुलना में उसको ज़्यादा मिल रहा है। और अगर वो आगे बढ़ेगी तो एक बिंदु यहाँ आ सकता है जब उत्पादन हो जाए OD, और इस OD उत्पादन पर A की राशि होगी E से लेके D तक, और B की राशि होगी E से लेके C तक, और दोनों की लागतों को जोड़ेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा पूरा, मतलब टोटल कास्ट के बराबर हो जाएगी। सरकार जितनी लागत लगाती है उतनी आय उसको मिल जाएगी, और पूरी आय सहर्ष A दे देगा और B भी दे देगा, क्योंकि वो कह रहा है कि इतनी मात्रा के लिए A ED देने के लिए तैयार है और B CE देने के लिए तैयार है, और दोनों ये ऑफर कर रहे हैं कि हम इतनी वस्तु के लिए इतना इतना मूल्य दे देंगे, और दोनों मूल्य जो दे रहे हैं उनका योग जो है वो पूरा का पूरा लागत के बराबर आ जा रहा है।
इसलिए ये एक ऐसी स्थिति होगी जहाँ पर सरकार जितना लागत लगाई है उसका मूल्य ये दोनों व्यक्ति, समाज में दो ही व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, वॉलंटरली, इच्छा से दे देंगे और सरकारी वस्तु का आदान प्रदान विनिमय हो जाएगा। इसी नाते इसको ऐच्छिक विनिमय उपागम कहा गया है। उतना मूल्य तय हो रहा है जितना ए और बी देने के लिए अपनी इच्छा से तैयार हैं, और इतना मूल्य वो देते हैं और सरकार की लागत भी पूरी हो जाती है। तो सरकार की आय का पूरा भुगतान दोनों व्यक्तियों द्वारा कर दिया जाता है और पूरी जो सरकार का व्यय है उसकी लागत को दोनों में बंटवारा हो जाता है और दोनों संतुष्ट होते हैं। इस नाते समाज के लिए भी एक बेहतर स्थिति होगी। लेकिन इसके आगे अगर आप जाएं तो आगे आप देखने नहीं जाएगी सरकार। क्यों? यहाँ देखिए ज़रा, अगर उत्पादन हो जाए OH जो इस संतुलन बिंदु D से आगे है, वैसी स्थिति में A देने के लिए तैयार होगा MH और B देने के लिए तैयार होगा LG। पूरा है H से लेके G तक, B दे रहा है L से लेके G तक, A दे रहा है H से लेके M तक, और ये बीच की जो LM राशि वो कोई नहीं दे रहा है। इसका मतलब उसको घाटा हो जाएगा सरकार को, जितनी उसकी टोटल कास्ट है उसमें भी ये माइनस हो जाएगा। तब की बार क्या होगा, ये टोटल कास्ट में से इतना और कम मिलेगा LM। यहाँ ऊपर जो टोटल कास्ट थी उसमें इतना ज़्यादा मिला था, तब उत्पादन बढ़ा दिया, और इसमें कम मिलेगा तो उत्पादन घटा देगा और अंततः वहाँ आएगा जहाँ उत्पादन OD होगा और जिस पर उसकी कुल लागत A और B के करों के रूप में दिए गए अंशदान से पूरी हो जाएगी। इस नाते कहा गया कि समस्या का समाधान इस रूप में हो जाएगा, और ये जो रूप है वो ये है कि जिस प्रकार से जिस तरह से निजी वस्तुओं का मूल्य बाजार में निर्धारित होता है और उपभोक्ता उस वस्तु के प्रति अपने अधिमान को विभिन्न मूल्यों और मांगों पर व्यक्त करते हैं, उसी तरह से सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में भी इस अधिमान को व्यक्त करेंगे व्यक्ति, और उसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी, और वो निर्णय लेते समय उतना उत्पादन सार्वजनिक वस्तुओं का करेगी जहाँ पर स्वेच्छा से करदाताओं द्वारा दिए गए सार्वजनिक वस्तुओं के मूल्य से प्राप्त होने वाली कुल आय सरकार के कुल लागत के बराबर हो जाए। तो इस चित्र के माध्यम से लिंडल ने इस लागत कर के लाभ सिद्धांत को एक तरह से नया रूप और थोड़ा बेहतर और वैज्ञानिक रूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अब हम एक बात और आपको बता दें कि कई लोगों को लगता है इस लिंडल के इस चित्र को समझने में दिक्कत होती है, तो बाद में एक दूसरे अर्थशास्त्री ने इसी चित्र को दूसरे रूप में बना के सरलतम कर दिया, और वो जो अर्थशास्त्री हैं वो हैं हावर्ड आर बोवेन। तो हम इसी सिद्धांत को बिल्कुल सेम टू सेम इसी चित्र को इस रूप में दूसरे रूप में बना के आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ साथ में आपको हम उसकी तुलना भी करते दिखाते चलेंगे। तो देखें आप, ये जो बोवेन का डायग्राम है ये इसी चित्र का रूपांतर है, लेकिन उसको थोड़ा सरलतम रूप दिया गया दूसरे तरह से, जिससे आपको बनाने और समझने में सुविधा होगी। लेकिन जब इसको समझ चुके हैं तो ये समझने में और आसान होगा, लेकिन बिना इसको समझाए अकेले इसको समझाते तो शायद उतनी आसानी से आप न समझते। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आप दोनों चित्रों को अच्छी तरह से समझ जाएं, जो पुस्तकों के माध्यम से कई बार आप अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं, तो वो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए इस चित्र में सोशल, जैसे यहाँ पर है, सामाजिक वस्तुओं के मांग और पूर्ति को प्रदर्शित किया गया है। कितनी मांग करते हैं लोग और कितनी सरकार उनकी पूर्ति करती है। और इस अक्ष पर देखिए लिखा हुआ रेवेन्यू एंड कास्ट इन परसेंटेज, लागत और आय को प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। अगर हम कहें 100% तो इसका मतलब है जितनी लागत लगी है वो पूरी की पूरी मिल गई, लग गई। और अगर उतना मिल जाए तो हम कहेंगे जितनी लागत लगी 100% लागत लगी या 100% मिल गई। या हम ये कहें कि अगर इतनी वस्तु बनाई जाए तो वस्तु की जो लागत लगी है उसका कितना हिस्सा ए देने के लिए तैयार है, कितना हिस्सा बी देने के लिए तैयार है। ए कब
पूरा हिस्सा अकेले देने के लिए तैयार है, बी पूरा हिस्सा अकेले देने के लिए कब तैयार है। ये आपने देखा था कि जब उत्पादन OR होगा तो ए 100% देने के लिए तैयार है, और बी व्यक्ति जो है अगर उत्पादन OB होगा तो 100% देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर इससे आगे मांग तभी करेगा जब कीमतें और थोड़ी घटेंगी। और यहाँ भी हमने देखा था कि OF उत्पादन पर कुल लागत से ज़्यादा आय प्राप्त होती है। जाहिर है कि लागत से ज़्यादा देने के लिए तैयार हैं दोनों, या दोनों में से कोई एक, और इस प्रकार दोनों का योग लागत से ज़्यादा है। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ भी है। अगर O से लेके 100% तक दोनों देने के लिए तैयार हैं तो इसका मतलब जितनी लागत लगी उतना दे रहे हैं। अगर उसके ऊपर जाते हैं तो लागत से ज़्यादा देते हैं, और अगर उसके नीचे हैं तो लागत से कम देने का प्रस्ताव रखते हैं। तो ये उनके मांग वक्रों द्वारा प्रदर्शित होगा। तो उत्पादन के से जो वो मूल्य दे रहे हैं, जिसको हम रेवेन्यू कह रहे हैं, या सरकार की जो लागत लगी है वो कितनी है, और तो सरकार की लागत तो जितनी लगी उसको हम 100% मानेंगे। और देने की बात अलग है कि कोई व्यक्ति को इतनी ज़्यादा आवश्यकता है कि लागत से ज़्यादा भी मूल्य देने के लिए तैयार है। सरकार नहीं बना रही, कह रहे हैं साहब बनाइए, हमको ज़रूरत है, हम आपको जितनी लागत उससे भी ज़्यादा दे देंगे, लेकिन इतनी मात्रा तक। तो वो स्थितियां यहाँ हैं। अब आइए, ये सरकार की ये सार्वजनिक वस्तुओं की लागत का वक्र है, पूर्ति वक्र है SS-, जो ये बता रहा है कि इस निश्चित लागत पर हम वस्तु को आपूर्ति करेंगे, और एक निश्चित लागत जब होगी तो लागत को प्रति इकाई अगर आप दिखाएंगे, क्योंकि इस पर इकाइयाँ दिखाई गई हैं, तो प्रति इकाई लागत, और वो लागत स्थिर है, हर इकाई की लागत बराबर है। और इस नाते यहाँ पर चित्र में इस वक्र को आधार के समानांतर खींचा गया है। ये पूर्ति वक्र है, और ये पूर्ति वक्र 100% प्रति इकाई लागत को प्रदर्शित करता है। अब कितना व्यक्ति देने के लिए तैयार है वो उसके मांग वक्र पर निर्भर है। यहाँ फिर आपको बता दें कि क्योंकि इसी चित्र का रूपांतर है, इसलिए बोन भी मान रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में केवल दो ही सरकारी वस्तुओं या सार्वजनिक वस्तुओं के उपभोक्ता हैं या करदाता हैं, ए और बी, और दोनों सार्वजनिक वस्तुओं की कुल मात्रा को खरीदेंगे। तो एक तरह से पूरा समाज है या पूरा देश है, ऐसे मान के चलिए कि दो ही व्यक्ति हैं और किसी एक वस्तु का उत्पादन सरकार कर रही है, सार्वजनिक वस्तु का, और दोनों उसको खरीदेंगे और उसके लिए मूल्य चुकाएंगे। और क्योंकि वॉलंटरी एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं, इस नाते हम ये देखेंगे कि वो स्वतः अपनी इच्छा से इस वस्तु का विभिन्न मात्राओं के लिए कितना मूल्य देने के लिए तैयार हैं। जो मूल्य वो देने के लिए तैयार हों वो उनके मांग वक्र प्रदर्शित करेंगे। इस चित्र में एक मांग वक्र यहाँ से शुरू हुआ तो वो उल्टा हो गया, एक यहाँ से शुरू हुआ उल्टा हो गया। हमको इस तरह का अनुभव नहीं है तो हमको ज़रा समझने में दिक्कत होती है। अन्यथा यहाँ 0 मान के हम कहें ये बी वाला मांग इधर से पढ़ेंगे, ए वाला मांग इधर से पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ उन्होंने चित्र को आसान कर दिया, ए और बी दोनों को एक ही अच्छे से शुरू किया। तो ए का मांग वक्र है DA डैश, ये पहला वाला ए व्यक्ति का मांग वक्र है, वो भी देखिए ऐसे ही है। और क्योंकि बी का उल्टा बना था इस नाते दूसरे रूप में बना था, अब हमने फिर उसको इसी अच्छे पर बनाया, तो ये बी का मांग वक्र है DB डैश। क्योंकि दो उपभोक्ता अलग अलग हैं, एक निश्चित मूल्य पर कोई ज़्यादा मांग कर सकता है, कोई कम मांग कर सकता है, दोनों के वक्र अलग अलग होंगे। और इस चित्र में दोनों के ये मांग वक्र हैं। और क्योंकि दो ही उपभोक्ता हैं इस नाते दोनों मांगों को जब हम जोड़ेंगे किसी भी मूल्य पर, जैसे अगर इस मूल्य पर 100% मूल्य पर देखें तो ए व्यक्ति जो है 100% मूल्य पर OL मात्रा खरीदने के लिए तैयार है कि अगर OL वस्तु सरकार बनाए तो हम उसका 100% मूल्य दे देंगे, ये ए तैयार है। और अगर बी जो है वो कह रहा है कि अगर OM बनाएंगे तो 100% हम भी दे देंगे। तो इस तरह से अगर हम इस पर जोड़ें कि ए इतना वस्तु लेने के तैयार है पूरे मूल्य देकर, और बी इतना मूल्य तैयार है, मतलब एस से लेके ए तक ए देगा खरीदेगा, एस से लेके बी तक बी खरीदेगा, और दोनों पूरा मूल्य देंगे, अर्थात सरकार को दुगना मूल्य मिल जाएगा अगर ये इस व्यवस्था में हम यहाँ रहें तो। और ऐसी स्थिति में दोनों की मांग कितनी होगी
एस से लेके ए तक इसकी और एस से लेके बी तक इसकी, दोनों को जोड़ेंगे तो एस बी में एस ए जोड़ेंगे तो जितनी ये राशि है उतनी आगे बढ़ जाएगी और ये यहाँ ये आ जाएगा। ऐसे ही हम 120 पर, 140 पर, 80 पर, 60 पर, 40 पर ऐसे जोड़ेंगे तो दोनों वक्रों की जो ये क्षैतिजीय दूरी है, ऐसे ऐसे दूरी क्षैतिजीय कहते हैं, ऐसे वर्टिकल कहते हैं। तो ये दूरी धन ये दूरी जो जोड़ेंगे तो तीसरा वक्र बनेगा डी टी डैश, ये दोनों के मांग के टोटल को दिखाएगा। तो ये कुल मांग का वक्र हो गया। और अब जब हम इसको जोड़ लेंगे तो ये वक्र बनेंगे। और अब देखें कि अगर उत्पादन हो O से लेके N तक, ON उत्पादन अगर हो, देखिए ज़रा, सरकार अगर ON उत्पादन करे तो ए व्यक्ति कितना मूल्य देने के लिए तैयार है। यहाँ से देखिए ए वक्र बताएगा T से लेके N तक मूल्य देने के लिए तैयार है ये, और बी व्यक्ति N से लेके S तक, ये बी का मांग वक्र है, ये मूल्य इतना होगा, ए के मांग वक्र में इतना होगा, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो SN में TN जुड़ेगा तो ये ऊपर जाएगा R पर, तो ये हो जाएगा N से लेके R तक। यहाँ आप देख रहे हैं कि कुल मूल्य कितना है, 100% लागत यहाँ पूरी हो जा रही है और अब इतना ज़्यादा मिल रहा। अगर मैं यहाँ पर एक नाम कोई लिख दूँ, कहीं अगर न लिखा हो, सी नहीं कहीं लिखा है, तो मैं यहाँ अगर सी लिख दूँ यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि सी से लेके आर तक की जो राशि है वो एक्स्ट्रा है, जितनी लागत है उससे अधिक है। जैसे वहाँ हो रहा था कि इस OF उत्पादन पर इतनी राशि ज़्यादा है लागत की तुलना में, वैसे यहाँ भी हो रहा है इतनी राशि ज़्यादा है। इसलिए सरकार, क्योंकि आय लागत से ज़्यादा आय दोनों दे रहे हैं, इस नाते सरकार उत्पादन आगे बढ़ाएगी। और अगर हम ई बिंदु पर देखें, जैसे इसी बिंदु पर देख रहे थे, तो ए द्वारा दिया जाने वाला देखिए राशि कितनी है, उत्पादन है LP, ए कितना दे रहा है PU, बी कितना दे रहा है PV, और इतना जोड़ेंगे तो आएगा PE, और ये लागत के बराबर है 100%। और इसका मतलब है जब उत्पादन होगा OP तो दोनों 100% मूल्य देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में उत्पादक इतना करेगा OP, और इस OP मूल्य पर दोनों जो मूल्य देंगे PU और PV वो 100% हो जाएगा, और इस नाते उत्पादक यही उत्पादन करेगा। और अगर आप आगे बढ़ते, जैसे यहाँ बढ़े हैं, जहाँ इतना घाटा हो रहा है, लागत से कम मूल्य मिल रहा है, अगर आगे बढ़ें उत्पादन और Q पर ले जाएं तो ए देगा QW, ये देंगे QX, दोनों को जोड़ेगा आएगा QI, और घाटा होगा ZY, तो ये ZY घाटा हो जाएगा अब की बार। इस नाते यहाँ उत्पादन न करके वो फिर पीछे बैक होगा और संतुलन की स्थिति ई बिंदु पर होगी, जहाँ पर